सुप्रभात बच्चों। ये कक्षा 6 का पाठ 2 बचपन उसका भाग 2 है। भाग 1 में हमने लेखिका परिचय, पाठ परिचय और कुछ व्याख्या पढ़ी थी। उससे आगे का यहाँ पर देखते हैं। पिछले भाग में हमने वहाँ तक पढ़ा था कि जब लेखिका नए जूते लाती थी तो उनमें उनको रुई लगानी पड़ती थी। उससे आगे की व्याख्या यहाँ देखते हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब लेखिका बता रही हैं कि वो शनिवार को क्या क्या काम करते थे। शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल पीना पड़ता था। एक दवाई के रूप में उनको यह पीना पड़ता था। यह उनके लिए एक बहुत ही मुश्किलों से भरा काम था, क्योंकि शनिवार को सुबह होते ही उनको इसकी एक गंदी सी महक आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। लेखिका बता रही हैं कि उनके घर में छोटे छोटे गिलास थे जिन पर निशान लगाए हुए थे। उनको उसी निशान तक वो दवाई लेनी पड़ती थी, लेकिन उनको देखते ही लेखिका को उल्टी जैसा मन, उबकाई जैसा मन होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाली नहीं थी, सेहत ठीक ही रहती। अब लेखिका कह रही हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है अगर वो उस दवाई को ना भी पीती तो भी शायद ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब लेखिका आगे कह रही हैं कि वो अपने एक तो बचपन के समय की और अब अपने बूढ़ा होने के समय के अंतर को बता रही हैं कि उनमें कितना अंतर आ चुका है, कितनी दिलचस्पियाँ अर्थात कितनी रुचियाँ भी अब बदल गई हैं। बच्चों की जो पसंद करने की रुचियाँ होती हैं वो भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। अब लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि उन दिनों जब वो छोटी थी उस समय ग्रामोफोन होते थे, उनके घर में रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे और उनके बचपन में कुल्फ़ी खाई जाती थी। लेकिन अब जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ले चुकी है। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया। जब वो छोटे थे तो कचौड़ी और समोसे खाए जाते थे, लेकिन अब क्या है, नए ज़माने में कचौड़ी और समोसे का स्थान पेटीज़ ने ले लिया। शहतूत और फालसे खसखस के शरबत की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली थी। मतलब बचपन में उनके शरबत बनाए जाते थे, शहतूत फालसा खसखस, और इनकी जगह अब क्या हो गया था, कोक और पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक ने ले लिया था। अब बच्चों को यही पसंद आने लगी थी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। उस समय एक जो कंचे वाली शीशी आती है उसमें आती थी कोल्ड ड्रिंक जो है, और उसका नाम लेमनेड और विम्टो था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। लेखिका बता रही हैं कि जब वो शिमला और नई दिल्ली में क्योंकि पली हैं वो, तो वो वहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में बता रही हैं कि वहाँ के कुछ रेस्टोरेंट में बहुत ही
अच्छी पेस्ट्री मिलती थी और चॉकलेट मिलती थी, जिसे खाकर उन्हें बहुत मज़ा आता था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और वो बता रही हैं कि उनकी ड्यूटी भी लगती थी वहाँ पर मॉल से ब्रेड लाने के लिए। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब लेखिका बता रही हैं कि उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, केवल एक छोटा सा कोई चढ़ाई करनी पड़ती थी और उसके बाद गिरजा मैदान पहुंच जाते और वहाँ से एक थोड़ा सा उतरते तो मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर अनेक तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट मिलती थी, और वहाँ से जो कन्फेक्शनरी काउंटर उसे कहते हैं जहाँ पर जिस दुकान पर चॉकलेट, बिस्कुट, नमकीन, आइसक्रीम, मिठाई इत्यादि मिलती है। तो ये वहाँ की बात बता रही हैं कि जब ये दुकान पर जाते थे तो वहाँ पर चॉकलेट और बिस्किट वगैरह की इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि इन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी और ये अपने आप को रोक नहीं पाते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। अब लेखिका बता रही हैं कि उन्हें हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट मिलती थी। उन्हें कह दिया जाता था कि आप एक सप्ताह में एक बार चॉकलेट ख़रीद सकते हो, और लेखिका बता रही है कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास होती थी और टॉफ़ी भी, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो वहीं पर खड़े होकर खा लेते थे, लेकिन जो लेखिका हैं वो अपनी चॉकलेट को जमा करके रखती थी और घर आकर साइड बोर्ड पर रख देती थी, और रात को जब बिस्तर पर लेटती तब वो मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। अब लेखिका बता रही हैं कि शिमला में एक फल होता है, उसका नाम होता है काफ़ल। उन्हें वो भी बहुत याद आते हैं क्योंकि वो स्वाद में बहुत ही खट्टे मीठे थे। कुछ एकदम लाल होते थे, कुछ गुलाबी होते थे, जैसे रस भरी, उनमें रस अंदर भरा हुआ होता था। एक फल वहाँ पर वो कसमल भी बहुत खाया करते थे, जिसकी उन्हें आज भी बहुत याद आती है, और उसके बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट एक और चीज़ बता रही हैं, वो एक बहुत ही गजब की चीज़ थी जिसे आग पर भुना जाता था और फिर उसको छिलका उतार कर वो सीधा उसको मुंह में डाल लिया करते थे। उसकी भी उन्हें बहुत याद आती है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब लेखिका इसमें अपने स्कूल के टाइम की बात बता रही हैं कि जब उनकी छुट्टी होती थी तब चना जोर गरम वाला उनके वहाँ पर खड़ा रहता था और उस पुराने कागज़ों से बनाई हुई वो जो पुड़िया होती थी वो उन्हें आज भी याद है, जो नीचे से तिरछी लपेट कर बनाई जाती थी। और उन दिनों के एक गाने का भी जिक्र लेखिका ने किया है कि चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार,
ये उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था, क्योंकि जो चने वाले होते थे वो भी इस गाने को गा गा कर अपने चनों को बेचते थे। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरकवाते, कुछ पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डाल दे और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। अब लेखिका बता रही हैं कि जब हम घूमने भी जाते तो वो चना मसाला खरीदते और कुछ बच्चे उसमें अपने में तेज मसाला डलवाते थे, और वो जब गिरजा मैदान में घूमते थे तो उस वहाँ पर इस तरह से घूमते थे कि वो पूरा गिरजा मैदान घूमते घूमते उनकी पुड़िया ख़त्म नहीं हो पाती थी और वो पूरा मैदान घूम लेते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। अब लेखिका कह रही हैं कि जब हम छोटे थे तो हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला रिज एक शिमला में एक स्थान है, वो पुल है एक, और वे उसकी बात बता रही हैं कि वहाँ पर हमने घोड़ों की भी बहुत सवारी की है, और शिमला के जो हर बच्चे को अवश्य ही ये ज़रूर मौका मिलता है कि वो कभी ना कभी ये घोड़ों की सवारी करे और शिमला रिज पर भी घूम ले। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल में घोड़े खूब हस्त पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब लेखिका बता रही हैं घोड़ों के बारे में। जब उन्होंने शिमला में घोड़ों को देखा था, वहाँ पर सवारी करी थी, तो उन्हें घोड़ों की याद आ गई। तो वे कहने लगी कि हमारे ननिहाल में, यानी कि नानी के यहाँ पर, घोड़े बहुत हस्त पुष्ट थे, मोटे ताजे थे और बहुत ही खूबसूरत भी होते थे। कुछ लोग पता नहीं क्यों घोड़ों को कम समझते थे, उनको कम आंकते थे। अब लेखिका कह रही हैं छोड़ो चलो उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजते हुए तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। अब लेखिका शाम के बारे में बता रही हैं कि पहाड़ों की शाम कितनी रंगीन होती थी। वहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई देते थे जो बच्चे वगैरह अपने हाथ में लिए रखते थे, और सामने ही जाखू का पहाड़, एक पहाड़ है वहाँ पर शिमला में, वहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है जिसके कारण उसको जाखू का पहाड़ भी कहा जाता है। वहाँ पर एक चर्च है बहुत ऊंचा, और चर्च की घंटियाँ जब बजती थी शाम को तो वहाँ दूर दूर तक उसकी आवाज़ फैल जाती थी, और उन घंटियों के शोर से ऐसा लगता था मानो जो प्रभु यीशु हैं वो स्वयं ही कुछ कहना चाह रहे हों, कोई संदेश देना चाह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल। अब लेखिका कह रही हैं कि सामने शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगता था, यानी कि सूर्य छिपने लगता था, तो गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान में फैल जाती थी। आपने भी बच्चों देखा होगा जब सूर्य छिपने को होता है तो जिस दिशा में सूर्य छिपता है वहाँ पर चारों तरफ लाल लाल हो जाता है, गुलाबी कुछ सुनहरी जो है किरणें नज़र आने लगती हैं। ऐसे ही लेखिका को भी दिखाई दे रहा था। दूर दूर फैले पहाड़ों के जो पहाड़ हैं वो धीरे धीरे अंधेरे में छुपते जा रहे थे, और देखते देखते जो लाइटें हैं वो जलने लगी थी, चारों तरफ की लाइटें। रिज की रौनक जो थी वो लौटने लगी थी शाम के समय। मॉल की दुकानों में भी लाइटें जलने लगी थी, और उनके जो वहाँ का बाज़ार था वो चारों ओर से चमकने लगा था। स्कैंडल पॉइंट में जो है वहाँ पर बहुत भीड़ होती थी शाम के समय, और भीड़ से कोलाहल अर्थात शोर आने लगता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़े छोटे बड़े डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने दिखाई देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब जो लेखिका हैं वो
बता रही है सर्वर को कि उन दिनों स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी। अब तो उनको पता नहीं कि वो दुकान अब है या नहीं, लेकिन वो अपने बचपन की बात बता रही हैं। और उसके शोरूम में एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ रखा था। ये जो ट्रेन थी वो उस समय चला करती थी और इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे बड़े डिब्बों वाली एक ट्रेन थी। वो सिर्फ एक मॉडल था खेल के रूप में। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और दूसरी ओर सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें भी उसमें थी और वो उन्हें मॉडल बहुत ही पसंद था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी जो लेखिका बता रही हैं कि सबसे तेज़ चलती थी ये वाली गाड़ी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। अब लेखिका बता रही हैं कि वहाँ पर कभी कभी उन्हें हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। और दिल्ली में जब भी उनको उसकी हवाई जहाज़ की आवाज़ आती थी तो बच्चे बाहर दौड़कर आते थे उनको देखने के लिए। और वो क्या समझते थे कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, कि कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा है और उसने पंख फैलाए हुए हैं। और देखो 1 मिनट में वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती थी कि वो देखते ही देखते गायब हो जाता था। और अब लेखिका बता रही हैं कि जहाँ पर उन्होंने मॉडल वाली गाड़ी देखी थी उसी के साथ एक दुकान और थी जहाँ पर लेखिका का पहला चश्मा बना था। और वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो एक अंग्रेज़ थे जिन्होंने लेखिका के लिए चश्मा बनाया था। शुरू शुरू में उनको चश्मा लगाना बहुत ही अजीब सा लगा था। उन्हें अपने मुंह पर चश्मा अच्छा नहीं लगा था। और वो बता रही हैं कि छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैंने डॉक्टर साहिब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वो बता रही हैं कि उनको इस उम्र में वो बहुत छोटी उम्र की थी जिस समय उन्हें चश्मा लगा था। तो उन्हें सभी कहते थे कि दूध पिया करो। तो और उनको ये भी कह देते थे कि जब तुम चश्मा पहनोगी कुछ थोड़े दिन तक तो तुम्हारी ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक भी नहीं उतरा, बस नंबर कम होता गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका बता रही हैं कि वो अपना चश्मा लगने की खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात को लैंप में बैठकर काम करती थी, इसीलिए उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। और उनका जो चचेरा भाई था वो भी उनको उन चश्मा लगाए हुए देखकर कह रहा था कि देखो जीजी कैसी लग रही हैं। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और उनके चचेरे भाई ने उनको पहली बार जब चश्मा लगाए हुए देखा था तो उनको यह कहकर चिढ़ाया था कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब उस लेखिका उस समय बहुत चिढ़ गई थी और उन्होंने उसको कहा कि तुम यह शेर क्यों बोल रहे हो, लेकिन उन्हें यह शेर मन मन में ही बहुत अच्छा लगा था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं,
हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा और मजाकिया भी। अब लेखिका कह रही हैं कि जब उनका जो चचेरा भाई था वो उनको चिढ़ाने लगा था और उसके बाद जब वो चला गया था, तब लेखिका अपने कमरे में गई और वहाँ पर वो आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखने लगी। और उन्होंने कई बार अपने आप को देखा, कभी अपना चश्मा उतारा, कभी पहना, और फिर वो बार बार अपने आप को देखती रही और वो उसी शेर के बारे में सोचती रही कि सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ, यही उनके मन में सब कुछ चलता रहा। और फिर उन्होंने अपने भाई का टोप उठाकर अपने सिर पर रख लिया। वो उन्हें कुछ अच्छा भी लग रहा था, कुछ अजीब भी लग रहा था, और उसे देखकर उन्हें हंसी भी आ रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, कुछ मजाक किया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। अब लेखिका बता रही हैं कि चश्मा अब उनकी शक्ल के साथ इतना घुल मिल गया है कि अगर वो अब चश्मा नहीं लगाती हैं तो उन्हें अपना चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है, क्योंकि उनकी शक्ल पर अब वो चश्मा फिट हो गया था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब लेखिका बता रही हैं कि उन्हें वह जो टोपा था वो याद आ गया और काली फ्रेम का चश्मा भी उन्हें याद आ गया, जिसको लगाकर उनकी शक्ल लंगूर के समान लगी थी। और इन दिनों शिमला में भी वह सिर पर अब टोपी ही लगाना पसंद करती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई तरह की टोपियाँ जमा कर रखी हैं और अब वो दुपट्टे नहीं ओढ़ती हैं, क्योंकि दुपट्टे ओढ़ने में थोड़ा उन्हें असहज महसूस होता है, थोड़ी परेशानी होती है। अब वो केवल हिमाचली टोपियाँ ओढ़ती हैं क्योंकि वो उन्हें थोड़ी सरल सहज लगती हैं। धन्यवाद।